सागर के अंदर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से क्लास 11 का आर्ट्स जो हिस्ट्री का हम नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। ये जो क्लास है ये चैप्टर है समय के आराम से पाषाणकालीन संस्कृतियाँ। ठीक है, समय के आराम से पाषाणकालीन संस्कृतियाँ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम एंड प्लेस, है ना, पैथोलिथिक्स कल्चर्स। जो ये पूरा पाषाणकालीन से संबंधित संस्कृति है उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहले ठीक है, शुरू करते हैं। मानव सभ्यता का इतिहास जानने के पहले प्रत्येक जिज्ञासु और जानने के लिए उत्सुक रहता है कि मानव का आविर्भाव जो अर्थात उद्भव कब हुआ। मानव का आविर्भाव या उद्भव कब हुआ। मानव की उत्पत्ति की कहानी बड़ी रोचक है, मगर यह विशुद्ध इतिहास का विषय ना होकर नेतृत्व विज्ञान का विषय है। एक विषय के रूप में नेतृत्व विज्ञान या मानव शास्त्र इतिहास का ही अंग है। ठीक है, यह कहना अतियोक्ति ना होगी कि मानव शास्त्र इतिहास का एक ऐसा अंग है जिसे पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इतिहास एवं मानव शास्त्र दोनों के ही अध्ययन का प्रमुख केंद्र मानव है। इतिहास में जहां हम मानव की क्रियाकलापों के अध्ययन पर जोर देते हैं, वही मानव शास्त्र की तरह हम मानव के उद्भव एवं विकास का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे कि बोला जा रहा है, एक स्वतंत्र वैज्ञानिक अध्ययन के स्वरूप में मानव विज्ञान का विकास 19वीं शताब्दी के मध्य हुआ है। क्या बताया जा रहा है कि मानव विज्ञान का जो विकास हुआ है वो 19वीं शताब्दी में हुआ है। इससे पूर्व यह विषय सामान्यतः इतिहास का ही अंग था। ठीक है, मानवीय उद्भव के दृष्टिकोण के हिसाब से देखेंगे। व्यू ऑन द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बिगिनिंग। ठीक है, कुछ देर के लिए खेद है। ठीक है, व्यू ऑन द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग। आदि मानव की उत्पत्ति के विषय में प्रमुख दो मत है। आदि मानव की जो उत्पत्ति हुई है उसका दो मत क्या है, एक है जो धार्मिक और दूसरा है वैज्ञानिक। एक जो क्या है धार्मिक है और दूसरा वैज्ञानिक। जो मानव की उत्पत्ति जो प्रमुख उत्पत्ति है ये दोनों से संबंधित है। विश्व के प्राय सभी धर्मों में प्राणियों के उद्भव एवं मानवीय उत्पत्ति से संबंधित कथाएं उपलब्ध है। विश्व के विभिन्न धर्मों के अनुसार पृथ्वी एवं मानव सहित सभी प्राणियों का मतलब दृष्ट करता ईश्वर है। ईश्वर ने ही मनुष्य को पैदा किया है ना, और उसी के इच्छा अनुसार मनुष्य ने अपने विकास किया है। हाँ, आधुनिक काल में संपन्न वैज्ञानिक अनुसंधानों ने उक्त धार्मिक मत को संपूर्ण निराधार सिद्ध कर दिया है। उक्त धार्मिक मत आज वैज्ञानिक युगीन मानव के तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरा है। ठीक है, अभी जो है प्राचीन एवं मध्ययुगीन वैज्ञानिक इस धारणा को अंधविश्वास मानते हैं कि पृथ्वी एवं मानव का रचयिता ईश्वर है। कौन है? ईश्वर है। लेकिन जोफ्रे नामक वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी का जन्म सुई से हुआ है। किससे हुआ है? सुई से हुआ है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी की आयु लगभग कितना 4 अरब 70 करोड़ वर्ष है। कितना है? 4 अरब। वैज्ञानिकों का मानना है कि मतलब जो पृथ्वी की आयु है 4 अरब 70 करोड़ वर्ष है। अपनी जन्म के समय पृथ्वी वर्तमान स्वरूप की भांति न होकर, है ना, धधकती हुई आग एक विशाल गोला थी। करोड़ों वर्ष तक यह पृथ्वी निष्प्राण पड़ी रही। धीरे धीरे यह आग का गोला ठंडा हो गया। पृथ्वी की धरातल जब ठंडा हुआ तो भाप का पानी बन गया और क्या बोल रहा, पृथ्वी के गड्ढे को इसमें भर दिया, जो कालांतर में सागर एवं महासागर बने। ठीक है,
जो मतलब पृथ्वी के गड्ढे में भर दिए, जो कालांतर में सागर बना और महासागर बने। इस प्रकार पृथ्वी एक समुद्र, पहाड़ एवं उर्वर भूमि बनी। ठीक है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास का वैज्ञानिक ने लगाया, मगर अभी तक वे नहीं जान पाए थे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। वैज्ञानिक यह भी जान गए कि जीवधारियों का जो शरीर है कुछ भौतिक तत्वों के मिश्रण से बना है। वैज्ञानिक जान गया कि जो जीवधारी होते हैं उसके जो शरीर है वो भौतिक तत्वों से बना है। ठीक है। विकासवाद के सिद्धांत, उन्होंने क्या दिया है वैज्ञानिकों ने? विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के तहत नेतृत्व शास्त्रियों का मानना है कि मानव सहित विभिन्न पशु पक्षियों एवं पौधों में एक ही प्राण की धारा प्रवाहित एवं विकसित हुई है। अतः आज से लगभग 190 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी होने वाली रासायनिक और भौतिक क्रिया के फलस्वरूप जो भौतिक तत्व से जीवन स्वयं की अस्तित्व में आ गया। विकास के सिद्धांत ने यह स्थापित किया कि जीवों के क्रमिक विकास के उपरांत ही मानव वर्तमान अवस्था तक पहुंच पाया है। ठीक है। जैव विकास, जो जैव विकास का सिद्धांत है ये थ्योरी ऑफ बायो इवोल्यूशन में कहते हैं कि लेमार्क के द्वारा कहा गया। लेमार्कवाद जो है, लेमार्कवाद बताता है जैविक विकास की उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है। जो ये लेमार्कवाद जो है फ्रांसीसी के एक वैज्ञानिक थे, उसका नाम है सर जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। ठीक है। तो को जैविक विकास उद्भव सिद्धांत का जनक माना जाता है। 1809 ईस्वी में लेमार्क ने फिलोसफिक जूलॉजिक नामक अपना शोध ग्रंथ प्रकाशित कराया। उसने अपना जैव विकास सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए बताया, सभी जीवों एवं उनके अंगों में विद्यमान आंतरिक बल या जीवन शक्ति के कारण उनमें सदैव वृद्धि होती है। पहले बताया उन्होंने, सभी जीवों एवं उनके अंगों के विद्यमान आंतरिक बल, जो आंतरिक बल होते हैं, अंदर से जो बल निकलते हैं, ये आंतरिक बल हैं, ये जीवन शक्ति के कारण उसमें सदैव वृद्धि हुई है। दूसरा बताते हैं कि जीवों के शरीर में नए अंगों का विकास उनमें अनुभव होने वाले नई आवश्यकताओं एवं नई दिशाओं में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप हुआ है। तीसरा बताता है कि किसी अंग का नियमित उपयोग किए जाने पर वो अधिक विकसित हो जाता है एवं यदि किसी अंग का उपयोग ना किया जाए तो वह धीरे धीरे अवघटित हो जाता है। ठीक है। चौथा पॉइंट बता रहे कि किसी जीवन द्वारा उसके जीवन काल में उपार्जित रूपांतरण उसकी आने वाली पीढ़ी में वंशानुगत हो जाते हैं, इसीलिए कालांतर में जीवों के स्थायी परिवर्तन स्थापित हो जाते हैं। वातावरण, मृदा, ताप, भोजन होने वाले परिवर्तन जीवों एवं पौधों को प्रभावित करते हैं। ठीक है। प्राणियों के विकास का सिद्धांत के बारे में इतिहास को बताइए। प्राणियों के जो विकास हुए हैं, जो प्राणी हैं मतलब विकास से किस तरह से इतिहास बने हैं। हिस्ट्री ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स बता रहा कि जीव शास्त्रियों के अनुसार जीवन का विकास कई युगों में हुआ है। जीव शास्त्रियों के मुताबिक बोलना है कि उन लोग का जो विकास हुआ है जीवन का वो कई युगों में हुआ है। पृथ्वी पर जीवन के लक्षण लगभग 3 अरब वर्ष से मिल रहे हैं। अतः पृथ्वी की आयु जो कि 4 अरब 70 करोड़ वर्ष में से 1 अरब 70 करोड़ वर्ष का युग विहीन युग माना जाता है। ठीक है। युग विहीन युग माना जाता है। तो इसके पश्चात क्या होता है? इसके पश्चात युग जो कि है आया, ये प्रजीव युग आया है। इसके युग के बाद प्रजीव युग आया है। इस युग में अत्यधिक सूक्ष्म जीवों का उद्भव हुआ है जिनका अस्तित्व अनुमान पर ही आधारित है। इसके बाद आरंभिक जीवन आया है। इसके बाद शुरू हुआ है प्रारंभिक जीवन। ठीक है।
प्रारंभिक जीवन इस युग में सर्वप्रथम पानी जैसी, है ना, लिसी झिल्ली एवं काइक जैसे जीव पौधे अस्तित्व में आए। इन पनीले जीवों में न तो हड्डी थी और न ही खाल थी। इसकी विकास अगली कड़ी में घोंघे आदि अस्तित्व में आ गए और यह आरंभिक युग जो 120 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के जो कि है 55 करोड़ वर्ष पूर्व तक चला। कितना है? 120 से लेकर के 55 करोड़ वर्ष तक चला, पूर्व तक चला। ठीक है, ये है ना प्रजीव युग। उसके बाद आया प्राचीन युग, प्राचीन युग जो कि है सर्वप्रथम विशालकाय जो बिच्छू उत्पन्न हुए। क्या बता रहे हैं कि जो प्राचीन युग में सर्वप्रथम बिच्छू उत्पन्न हुए। इसके बाद मछलियाँ हुए। ठीक है, ये जीव जलचर थे, दोनों ही क्या थे? ये जीव जो थे जलचर थे, जल में रहने वाले थे। यह विश्व सभ्यता की प्रथम जीव थे। ये जो जीव थे बिच्छू और जो मछलियाँ है, ये विश्व सभ्यता के प्रथम जीव कहलाते हैं। कौन? ये जो है मछली और बिच्छू, जो हड्डी वाले थे। ठीक है, ये जीव, ठीक है, जो ये के प्रथम जीव थे जो हड्डी वाले थे। इनके हड्डी भी थी एवं खाल भी, इनके हड्डी भी थी और खाल भी थी। उसके बाद आया मत्स्यकल्प में इसके अंत में अर्ध जलचर एवं अर्ध जलचर अर्थात उभयचर प्राणी, उदाहरण में क्या कहा? मेढक और एवं केकड़े आदि अस्तित्व में आए। सबसे पहले बिच्छू, मछली, उसके बाद मेढक, उसके बाद केकड़े आए। इसी समय दलदली भूमि में उत्पन्न होने वाले पौधे भी अस्तित्व में आ गए और इसी समय दलदल में जो उत्पन्न होने वाले जो पौधे हैं वो भी इसी अस्तित्व में आ गए। ठीक है, तो मछलियाँ, बिच्छू, मछली, केकड़े, ठीक है, और मेढक आने के बाद और इसके बाद इसी समय में दलदल से उत्पन्न होने वाले पौधे भी अस्तित्व में आ गए। प्राचीन युग के बाद मध्य युग जो कि मेसोजोइक एज कहलाता है। इस युग में पृथ्वी की जल में परिवर्तन होने के कारण बड़े अत्यंत आकार के सर्वथा नवीन प्रकार के पेट के बल के रेंगने वाले प्राणियों का आविर्भाव हुआ। इनकी लंबाई जो कि है 84 फीट से लेकर के 100 फीट तक होती थी। इनमें सरीसृपों का बाहुल्य था। चुचुंदर सर्प हो गया है, चुचुंदर हुआ है आदि इस समय अस्तित्व में आए। इसी समय में मतलब मध्य जीव युग जो है इसी युग में आए। सर्प है, चुचुंदर है, इसी समय में आए। यह युग सरीसृप कल्प एज कहलाता है। सरीसृप एज यह युग आज से लगभग कितना करोड़? 8 करोड़ वर्ष पूर्व तक चला। ये जो सरीसृप कल्प युग जो है ये 8 करोड़ वर्ष पूर्व तक चला। कितना पूर्व पर चला? 8 करोड़ वर्ष पूर्व तक चला। ठीक है, चला। उसके बाद आया मध्य युग। मध्य युग की बात करें, इसके मध्य युग के पश्चात मतलब मध्य युग के खत्म होने के बाद नव जीवन युग आया, नया आरंभ हुआ। ठीक है, इस युग तक आते आते मध्य जीव युग के विशालकाय प्राणी लुप्त हो चुके थे। मतलब इस नवजीव युग आने के पश्चात मतलब विशालकाय जो जीव जंतु थे वो विशालकाय प्राणी जो थे वो क्या हुआ था? लुप्त हो चुके थे। ठीक है, अभी उसको जैसे जुरासिक पार्क जैसे कुछ प्राणियों का यह युग आरंभ हुआ। पंछियों का अस्तित्व इसी युग में मिलता है, मतलब नवयुग में मिलता है, नवजीवन युग में मिलता है। पक्षियों के जो अस्तित्व में आया है ये नवजीवन युग में आया है। इन जीवधारियों का उद्भव हुआ है जो अंडे के स्थान पर शिशु के रूप में माता की कोख से उत्पन्न होते थे। नवजीवन में मतलब नवजीवन युग जो आया है इसमें से जो अंडे से उत्पन्न और उसमें से माता के कोख से उत्पन्न होने वाले उत्पन्न होते थे। यह दूध देने वाले स्तनधारियों के युग का आरंभ हुआ है। उसके बाद ये क्या हुआ है? इसी युग में क्या होता है? यह दूध देने वाले स्तनधारी के युग का आरंभ हुआ है। नवजीवन युग को मोटे तौर पर 2 भागों में या आंतरिक तौर पर 7 भागों में कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है, क्या बता रहे हैं? नवजीवन युग को मतलब ऐसे तो आमतौर पर 2 भागों में लेकिन एवं आंतरिक तौर पर इसमें 7 भागों में बांटा गया है।
ठीक है। मोटे तौर पर यह दो भागों यानी या तृतीय युग यानी टर्सरी एवं चतुर्थ युग में बांटा गया है। लेकिन इसको तृतीय और चतुर्थ युग में बांटा गया है। तृतीय युग को मतलब 5 एवं चतुर्थ युग को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम युग को तृतीय युग को क्या बोल रहा है, तृतीय युग जो है उसको 5 भागों में तृतीय युग को 5 भागों में, ठीक है। और उसके बाद चतुर्थ युग जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार नव युग को 5 + 2 यानी 7 कालों में बांटा गया है टोटल। नवजीवन युग प्रथम काल पेलियोसिन युग जिसको कहते हैं। नवजीवन युग का जो प्रथम काल उसको पेलियोसिन युग कहते हैं। क्या युग कहते हैं, पेलियोसिन युग कहते हैं प्रथम काल। नवजीवन का जो प्रथम काल है उसको पेलियोसिन युग कहते हैं, ठीक है। जो 2.5 करोड़ वर्ष तक चला। 2.5 करोड़ वर्ष मतलब 2.5 करोड़ वर्ष तक चला है ये जो कि है पेलियोसिन युग, ठीक है। इस काल में चूंकि भारी भरकम प्राणी लुप्त हो चुके थे, अंतः स्तनधारियों के पूर्वज धरती पर आ गए। इस काल के प्राणी प्रियाडोकन था और इस शरीर का कांटे निकले हुए थे। इस शरीर के इसका आकार नेवले के आकार के थे। इस काल के अंत में प्रोमेट परिवार की शाखा अस्तित्व में आई, ठीक है। नवजीवन युग का दूसरा जो कि है इयोसीन काल कहलाता है। दूसरा नवयुगीन का जो दूसरा काल है इयोसीन काल कहलाता है। यह लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व चला। और ये कितना 2.5 करोड़ चला था। ये जो पेलियोसिन युग 2.5 करोड़ चला था, लेकिन ये कितना है 2 करोड़ वर्ष तक चला। इस काल के प्राणियों का नाक नक्शा वर्तमान प्राणियों से मिलता जुलता था, मगर कद बहुत ही छोटा था। नवयुगन युग का तीसरा काल है ना अल्प नूतन काल कहलाता है। यह 1 करोड़ वर्ष से चला। प्राचीन स्तनधारियों की नस्ल है ना समाप्त हो गई और एवं नस्ल का आविर्भाव हुआ जो विकसित है ना प्रोलेयोपिथिकस के जीवाश्म है ना प्राप्त हुए। यह टर्सियन नस्ल के थे। वर्तमान में मनुष्य के ये पूर्वज थे। कुछ विद्वान इन्हीं वर्तमान मानव की पूर्वज बताते हैं। जो भी हो मनुष्य बनमानुष का जो आविर्भाव है ना ओलिगोसिन काल की एक प्रमुख घटना थी, ठीक है। जैसे उसके बाद बता है सीनोजोइक युग का चौथा काल जैसे मध्य नूतन काल इस कहलाता। इस काल में जीवाश्म बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए। इस काल 1 करोड़ 30 लाख वर्ष तक चला। इस काल के जीवाश्म अफ्रीका यूरोप कहाँ अफ्रीका यूरोप कई भागों में चीन भारत पाकिस्तान तक से मिलते हैं। इस काल के प्रतिनिधित्व हैं प्रोकंसुल अफ्रीकानस संभवतः वर्तमान के चिंपैंजी के पूर्वज थे। एक प्रतिनिधित्व पेलियोपिथेकस संभवतः वर्तमान के गिब्बन लंगूरों के पूर्वज थे। भारत के शैवालिक पहाड़ियाँ इस युग के प्रतिनिधित्व शिवा पिथिकस के अवशेष मिले। उत्तर अफ्रीका और यूरोप में ड्रोयोपिथिकस के इस युग के जीवाश्म मिले हैं, है ना। सीनोजोइक इस युग का 5वां काल है ना अति नूतन काल कहा जाता है जो 1 करोड़ वर्ष तक चला, ठीक है। यह युग प्राणियों का संख्या बढ़ी। शेर है, गेंडे हैं, तेंदुए हैं, दरियाई घोड़े की संख्या बढ़ी। अब मानव का उद्भव का इतिहास वर्तमान काल पर दस्तक देने लगे। 6वां काल जो कि है प्रतिनूतन युग कहलाता है। यह 20 लाख वर्ष तक चला। यही काल इसमें मानव का उद्भव हुआ। इस काल में पृथ्वी की जलवायु में मानव का उद्भव किस काल में हुआ, इसी 6ठी काल प्रतिनूतन युग जो है 20 लाख वर्ष तक चला। इसी काल में मानव का उद्भव हुआ, ठीक है। इस काल में पृथ्वी की जलवायु अत्यधिक परिवर्तन हुए। इस काल में पृथ्वी 4 बार भारी हिमपात और इस युग में हिम युग भी कहा जाता है। 4 बार हुए इसलिए इस युग को हिम युग भी कहा जाता है। सर्दी का इतना प्रकोप था कि चारों ओर बर्फ ही नजर आती थी। 2 हिम युग के बीच आने वाले गर्म जलवायु के युग अंतरिम युग कहा गया।
यह युग निम्न प्रकार आए। देखिए, प्रथम युग जो कि है प्रथम हिम युग 5 लाख वर्ष ईसाई पूर्व तक, और प्रथम अंतरिम युग 4,75,000 से 4 लाख ईसाई पूर्व तक। द्वितीय हिम युग 4 लाख वर्ष पूर्व तक। उसके बाद है द्वितीय अंतरिम युग 3,75,000 से 1,75,000 वर्ष ईसाई पूर्व तक। तृतीय युग हिम युग जो कि है 1,50,000 वर्ष ईसाई पूर्व से, और तृतीय अंतर हिम युग जो कि 1,50,000 से 50,000 ईसाई पूर्व तक। चतुर्थ हिम अंतरिम युग लगभग 50,000 से 25,000 तक। हिम युग जो कि है ईसाई युग बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद डार्विनवाद। इंग्लैंड के वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने 1809 से 1882 ने इसमें 1859 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्राकृतिक वितरण द्वारा जाति का प्रादुर्भाव द्वारा जैविक उद्भव का विकास थ्योरी प्रतिपादन किया। डार्विन के अनुसार जो जीव अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बनाते हैं, जीवन रहते हैं, तो इसके विपरीत जो जीव अपने आप को प्रकृति के अनुकूल नहीं बनाते पाते, कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं, और तो कमजोर जीवों को नष्ट कर प्रकृति द्वारा एक प्रकार की छटनी हुआ करती है। और डार्विन का सिद्धांत हुआ है। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को अच्छे से लाइक सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करें। आज हम इतना तक ही करते हैं, नेक्स्ट कल हम लेकर आएंगे। थैंक फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।